अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज टोटली अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, and after that we will understand how to determine empirical formula with the help of example number 3. So let's start with this lecture number 7. So हमारा जो example number 3 और question number 16 ये हमने इसमें कवर करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं empirical formula होता क्या। So what is empirical formula? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, उसको डिवाइड विड कर दें, शॉर्टकट बना दें उसका, तो वो इंपेरिकल फार्मूला बन जाता है। देखो, जैसे बेंजीन का सब बच्चों को पता होता है C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो वो कहते हैं सर इसको 6 पे तकसीम करें तो ये आएगा, दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि इंपेरिकल फार्मूला बिफोर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये नहीं होता कि ये पहले आता है और बाद में ये आता है, नहीं। प्रैक्टिकली इंपेरिकल फार्मूला हम पहले डिटरमिन करते हैं, देन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करते हैं। तो ये कैसे आता है वो आज हम सीखेंगे, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट फार्मूला, तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फार्मूला यानी मुख्तसर तरीन फार्मूला होता है। द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स of an element या by atoms कर लो, of an element present of elements present in a compound। तो अब इसको समझते हैं, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ये मुख्तसर तरीन फार्मूला है, यस। और इसमें हमें क्या पता चलता है, स्मॉल होल नंबर रेशो। मसलन ग्लूकोज, मैं एग्जांपल ग्लूकोज से लेता हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ग्लूकोज जो होता है CH2O होता है, इसका इंपेरिकल फार्मूला, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला आता है। देखो इसमें ना, आप ये C1 है, O1 है। एक तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, वैसे तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, तो वो सिंपलेस्ट नहीं है, ये सिंपलेस्ट है। फिर यहाँ पे जो आपको एटम्स हैं उनकी होल नंबर नजर आ रही है, यानी वो मुकम्मल आदाद में, कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और एटम्स किसके होते हैं, एलिमेंट्स के, और वो एलिमेंट कहाँ, कंपाउंड के अंदर है। तो द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशियो बाय एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो आई रियली होप कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है इंपेरिकल फार्मूले की, वो हम स्टेप्स याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी जो इंपेरिकल फार्मूले की और एग्जांपल्स हैं वो आप कर लीजिएगा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका वही मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला होता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले टॉपिक में। जैसे बेंजीन है, उसका इंपेरिकल फार्मूला CH होता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया का इंपेरिकल फार्मूला NH3 ही होता है, ETC। सो ये है हमारे पास एग्जाम्पल्स फॉर इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला डिटरमिन करने के लिए जो पहला स्टेप हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखा, यस। किसी भी कंपाउंड का जब आपने इंपेरिकल फार्मूला निकालना होता है ना, तो पहले आप उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालते हो, हर एलिमेंट की। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये काम उसने आपको एग्जाम्पल में करके दे दिया। सो ये आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये किसी ने तो किया है ना, तो इसका मतलब ये तो करना पड़ता है। हमें नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जिसने यहाँ पे हमें ये परसेंटेज दी है उसने तो किया ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहला काम हम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिटरमिन कर लेते हैं। तो हमने कर ली। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। मैं पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सोल्यूशन बच्चों, मैं ना कहता ये हूँ लेट द सैंपल इज़ 100 ग्राम। मैं ये क्यों कह रहा हूँ लेट द सैंपल इज़ 100 ग्राम। सैंपल हमारा 100 ग्राम है, सपोज करें, क्योंकि परसेंटेज है तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
आप ये एज्यूम करो मेरे पास 100 रुपये हैं, वैसे तो ज़्यादा है तो आप एज्यूम कर लो आई हैव ओनली 100 रुपीज़ एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 100 रुपी इन 3 स्टूडेंट्स, अमंग 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को ना 100 रुपयों में से 40 रुपये देता हूँ। बताओ मैंने उसके कितने परसेंटेज दिए? वेरी गुड, मैंने उसको 40% दिए। एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक स्टूडेंट को मैंने दिया है 30%, तो मैंने कितने रुपए दिए? मैंने थोड़ा चेंज कर, यस 30 रुपये दिए, क्योंकि टोटली 100 है ना, तो यूं अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। और जो बाकी बच गया उसको बाकी निकाल के देख लें, वो 30% वो भी बन जाएगा, 40 30 70 हो गया, यस वो भी 30% ही बनेगा। अब अगर मैं कहता मेरे पास 200 रुपये होते, ठीक है, तो 200 रुपयों का अगर मैं कहता मैंने किसी को 40% दिया है, तो फिर वो 40 नहीं बनता, वो 80 बनता। तो बेहतर है कि हम कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल रखें, इसलिए हमने सैंपल को कितना एज्यूम कर लिया करना है, 100 ग्राम, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये जो सारी परसेंटेजेस है ना, इनको आप ग्राम में लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? चलो आपको न्यूमेरिकल करते हुए ये बातें मजीद समझ आ जाएंगी। तो मैंने ना 3 एलिमेंट्स के दरमियान रेशो लिख लिए। पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज कार्बन, और इसकी परसेंटेज है 40.92। यहां पे आना था परसेंट, तो परसेंट चूंकि मैंने सैंपल को 100 ग्राम लिया, तो हम इसको कह सकते हैं ये इतने ग्राम है। सिंपल। यहां पे ये जो हाइड्रोजन है इसकी परसेंटेज हमें गिवन है, कितनी है देखिए, वो आप कितनी गिवन है, यस वो है बहुत ही कम 4.58, इसको भी ग्राम लिख लो। और फिर जो आपके पास ऑक्सीजन है वो बनी 54.5। मैं पता क्या करता हूँ, दूसरा स्टेप अभी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया थ्योरी। मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना इस परसेंटेज को 49.2 डिवाइडेड बाय इसको 12 कर देता हूँ। सर 12 क्यों किया आपने, बताता हूँ अभी। 4.58, अब मैं ग्राम नहीं लिख रहा साथ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए। तो 1.008 ग्राम एटॉमिक मैस होता है, ये मैंने बता भी दिया हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब ये जो 12 मैंने लिखा है ये कार्बन का एटॉमिक मैस है, ठीक है। और 54.5 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, ये एटॉमिक मैस होता है ऑक्सीजन का। क्लियर? तो अब यहां पे देखो मैं क्या लिखता हूं, नाउ डिवाइड द ग्राम्स, ये मैस, ठीक है, मैस ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मैस टू फाइंड ग्राम एटम्स। ग्राम एटम ये हम इसको पढ़ते हैं, और मोल, सिंपली मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आगे चल के पढ़ोगे आप। आपने ना अब करना क्या था, अब हम इनके सब के ना ग्राम एटम्स निकालना चाहते हैं। ग्राम एटम्स बोले तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स, मैट्रिक में भी आपने 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो आपने क्या किया, जो गिवन मैस है ना हर एलिमेंट का, उसको उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देना। यही नाउ डिवाइड द मैस ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मैस टू फाइंड द ग्राम एटम। बुक वाली वर्डिंग भी लिख सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, ठीक है, बुक वाली भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे ना आपको ये जब आप तकसीम करोगे, डिवाइड करोगे, तो 3.41 आंसर आ जाना है। इसका आंसर आना है 4.54। ये आप कैलकुलेटर से करोगे ना, यही सेम एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे आपको। और इसका आंसर 3.406 आना है कैलकुलेटर से। आप 0 के बाद 6 देख रहे हो, राउंड ऑफ करो, इसको 1 कर दो, तो ये बन गया। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ। बहुत आसान और बेसिक चीजें ये। सबसे पहले आपने परसेंटेज लिखनी होती है हर एलिमेंट की। अगर 100 ग्राम सैंपल कंसीडर कर लें तो ग्राम में आ गया, उस ग्राम को आपने उन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है, सो यू विल गेट ग्राम एटम्स। तो ये ग्राम एटम की रेशियो आ गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइड दी ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट with या by smallest value it will give simple gram atom ratio। किया क्या, ये जो अब वैल्यूज आई है ना, दीज आर ग्राम एटम्स।
अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम ये जो ग्राम एटम्स हैं इनको सबसे छोटी वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू है इन तीनों में वो 3.41 ही बनती है। ये देखो, ये मैंने डिवाइड कर दी। ये जो एग्जांपल मैं आपको साथ समझा रहा हूँ ना, ये अलग है इससे। अगर आपको लॉन्ग में आ जाए ना कि आपने इंपिरिकल फार्मूला डिटरमिन कैसे करना है, तो आपने सिर्फ ये थ्योरी लिखनी है। एग्जाम्पल आपको इसलिए साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको वो पॉइंट्स फिर क्लियरली समझ आए। तो 3.41 यहाँ पे 4.54, इसको भी उसी डिजिट से 3.41 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, इधर 3.41 यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। सो जब आप आंसर लोगे, इसका आंसर तो आएगा 1, है ना, और इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.33 और इसका 1 आएगा। अब देखो, अगर तो मैं अगर वाली बात करूं, इफ़ अगर तो आपकी ये जो एटॉमिक रेशियो है, सिंपलेस्ट जो एटॉमिक रेशियो है, जो ग्राम एटम रेशियो है, अगर तो ये होल डिजिट होती, जो कि यहाँ पे भी है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है, फिर तो यही इसका इंपिरिकल फार्मूला होता, क्योंकि इंपिरिकल फार्मूला में हमेशा होल नंबर आता है। ये देखो यहाँ पे चेक करो, तो इसका मतलब ये इंपिरिकल फार्मूला नहीं है इस कंपाउंड का। और आपको पता है विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपने ना विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा करना है, केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका इंपिरिकल फार्मूला हम फाइंड करें तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक होल डिजिट नहीं है। तो चौथा पॉइंट हमारा यही होगा, ठीक है, वो मैं यहाँ ऊपर इरेज करके लिखता हूँ। तो चूंकि अब ये होल नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ द एटॉमिक रेशियो या ग्राम एटम रेशियो, वही बात है, एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर, then it will gives empirical formula। तो ये क्या देगी हमें, empirical formula। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वैसे अगर होता कंप्लीट, लाइक अगर ये एक यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, फिर यही empirical formula होता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, if the atomic ratio, if आ गया ना, is whole number, then it will gives the empirical formula। otherwise मल्टीप्लाई इट, यानी ये रेशियोज को, विद सूटेबल डिजिट्स, या सूटेबल डिजिट लिख लें, सिर्फ एक ही डिजिट से सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना। और नॉर्मली ये जो सूटेबल डिजिट होता है, ये 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा नॉर्मली, ठीक है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये 2, 3 या 4 ही होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको ना किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर तो मैं इसको 2 से ज़रब देता हूँ, ये 2 बन जाएगा, लेकिन ये 2.66 बनेगा, ये मुकम्मल फिर भी नहीं बनेगा। अगर मैं 3 से ज़रब देता हूँ, ये 4 बनेगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 1 ज़रब 3, फिर आएगा 1.33 ज़रब 3, और फिर आएगा 1 मल्टीप्लाइज बाय 3। सो हेयर वी हैव 3, 4 एंड 3। सो इसका मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका इंपिरिकल फार्मूला बना C3, क्योंकि ये कार्बन के नीचे 3 आ गया, हाइड्रोजन के नीचे 4 आ गया, और ऑक्सीजन के नीचे भी 3 आ गया। सो दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और वो ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यानी विटामिन सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये आपने सर्च करके मुझे लाजमी बताना है। आई रियली होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान था। इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, डिटरमिन कैसे किया जाता है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 से क्लियरली समझाया है। अपनी नोटबुक पे नोट ज़रूर कीजिएगा। हाँ सर, आपने ये भी कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 16 भी करेंगे, वो आपके लिए असाइनमेंट है। ये मैंने आपको एंड पे क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं शुरू में बताता तो आपको शुरू में मुझ पर गुस्सा आने लग जाना था कि सर जो है वो आधी बात करके चले जाते हैं। हाँ, हों करी जाओ गुस्सा, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।